नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में, जो राजस्थान ही नहीं भारत के लिए सबसे बड़ा गौरवपूर्ण शासन है और गौरवपूर्ण राज्य रहा है। आज पढ़ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। हम पहले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं आगे, और मेवाड़ के गुहिल वंश को हम दो वीडियो में आगे पढ़ चुके हैं। हम रावल वंश के अंतिम शासक रतन सिंह को पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो राणा शाखा के प्रथम शासक हुए हैं हमीर, उनको हम पढ़ चुके हैं। आज प्रमुख दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा के ऊपर अगर एक पूरी किताब लिख दी जाए तो भी कम पड़ती है कि राणा कुंभा को हम उससे वो भी कम पड़ेगी कि अगर राणा कुंभा के ऊपर पूरी किताब लिख दी जाए वो भी कम पड़ेगी। इनकी जो प्रसिद्धि है, ये राणा कुंभा की आप तस्वीर देख सकते हैं कि इनकी प्रसिद्धि है, उनको बताने के लिए एक किताब भी कम पड़ेगी। उसके बाद महाराणा रायमल भी है, उनको भी हम देखेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब में कमेंट में पूछ सकते हो। ओवन थॉट स्टडी पॉइंट फेसबुक का एक चैनल बना हुआ है, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसका भी नाम ओवन थॉट स्टडी पॉइंट है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं महाराणा कुंभा को लेते हैं, महाराणा कुंभा के बारे में कुछ जानकारी। अगर शासनकाल की बात की जाए कि महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या माना जाएगा, तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 का काल जो है वो महाराणा कुंभा के शासनकाल के अंदर आएगा। अगर पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था मोकल, और रानी की बात करें माता का नाम था सौभाग्यवती। मोकल और सौभाग्यवती का पुत्र था राणा मोकल, और सौभाग्यवती का पुत्र था कौन? महाराणा कुंभा। राणा कुंभा के शासन की जानकारी, हमें शासन की जानकारी कहां से मिलती है, तो ध्यान रखना एक लिंग महात्मन्य, रसिक प्रिया व कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। तीन चीजों से मिलती है। किसकी? कुंभा के शासनकाल की जानकारी या कुंभा के खुद के बारे में जानकारी। एक लिंग महात्मन्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इन तीन चीजों से हमें मिलती है। ध्यान रखना, शासक बनते ही कुंभा ने मेवाड़ से राठौड़ों का प्रभाव समाप्त किया। सबसे पहले राठौड़ों का प्रभाव, जो रणमल का जो प्रभाव था, उसको सबसे पहले किसने समाप्त किया? कुंभा ने, शासक बनते ही। तथा चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। मैन कुंभलगढ़ को, मैन अगर देखा जाए तो उसने कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया, और चित्तौड़गढ़ को भी अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। कहां मिलता है? कुंभा ने जो कुंभा को उपाधियां मिली हुई थी, जो कुंभा ने उपाधियां धारण की, उन सारी उपाधियों का जो उल्लेख है हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। विजय स्तंभ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कीर्ति स्तंभ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम महाराणा कुंभा को बड़े ही आराम से और कुंभा के बारे में एक एक छोटी छोटी जानकारी को लेंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा में कुंभा जितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है मेवाड़ के अंदर, उतना शायद ही कोई शासक रखता होगा। आगे देखते हैं। कुंभा की प्रमुख उपाधियों को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, अभिनव भट्टाचार्य, संगीत का ज्ञाता होने के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का प्रमुख शासक, हिंदुओं का मेन लीडर, हिंदुओं का सबसे पावरफुल शासक होने के कारण इसको क्या कहा गया है? हिंदू सुल्तान कहा गया है। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में बहुत ही प्रकांड होने के कारण इसको क्या कहा गया है? छाप गुरु कहा गया है। छापामार युद्ध पद्धति क्या होता है? सामने से आके युद्ध ना करना, छिपकर युद्ध, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना। हाल गुरु, हाल गुरु का मतलब क्या है? हाल गुरु का मतलब है कि इसने पहाड़ी दुर्गों का निर्माण करवाया, इस कारण इसको हाल गुरु की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? हाल गुरु की। राणो रासो, साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण इसको राणो रासो भी कहा जाता है, साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण। टोडरमल, संगीत की तीन विद्याओं में पारंगत होने के कारण इसको क्या कहा गया? टोडरमल। नाटक राजकर्ता, चार नाटक लिखे हैं इसने, इसलिए इसको नाटक राजकर्ता कहा गया है। चाप गुरु, शस्त्र विद्या में पारंगत होने के कारण, चाप धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में बहुत पारंगत होने के कारण इसको चाप गुरु की उपाधि दी गई है। अन्य उपाधियां कौन कौन सी है? राणा राय, राजगुरु, दान गुरु, शैल गुरु, नरपति, अशपति, गजपति आदि भी उपाधियां इसने धारण की है। फटाफट इन उपाधियों का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं महाराणा कुंभा के आगे भी जानकारी लेते हैं।
कुंभा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए? कुंभा ने वैसे बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया है, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। कुछ प्रमुख जो निर्माण कार्य हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद एक ग्रंथ है जिसको लिखा है श्यामल दास ने। के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कौन कौन से प्रमुख दुर्ग? कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वैसे वहां पुराना दुर्ग था, टूटा फूटा दुर्ग था, उसका पुनरुद्धार करवाया। बसंती दुर्ग, भोमर दुर्ग, मचांग दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, इन दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग में लघु दुर्ग एक बना हुआ है जिसको कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मैं दुर्गों के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जो कुंभा का निवास स्थान था, जहां कुंभा खुद रहता था। अबुल फजल क्या कहता है इस कुंभलगढ़ के बारे में कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सर से पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। यानी कि ऐसे ऊपर देखते हैं तो सर से पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। कौन कहता है? अबुल फजल कहता है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। कुंभा द्वारा बनाए गए कुछ मंदिर है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक है कुंभ श्याम मंदिर। यह मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अथलगढ़ तीनों दुर्गों में है। और तीनों दुर्गों में किसके द्वारा बनाया गया है? कुंभा द्वारा बनाया गया है। विष्णु मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर। कुशाल माता मंदिर, बदनौर। रणकपुर जैन मंदिर कुंभा के समय 1439 में मथई नदी के किनारे धरणक शाह द्वारा बनाए गए थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिरों को कुंभा ने नहीं बनाया है, पर कुंभा के समय में ही 1439 के अंदर मथई नदी के किनारे धरणक शाह ने बनाया है। एक श्रृंगार चौरी मंदिर। तो ये इन मंदिरों के बारे में चर्चा हो गई अपने। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। ये एक एक चीजें आप लिखो, नोट करो। ये सारी चीजें जो है कुंभा कर रहा है, कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। और डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं इनसे, सीधे प्रश्न बनते हैं। कुंभ स्वाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निम्न में से किस दुर्ग में कुंभ स्वाम मंदिर स्थित नहीं है? तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कुंभा के दरबार में कुछ विद्वान दरबारी रहते थे, उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। देखो मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राज वल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र, कोदंड मंडन, धनुर्विद्या से संबंधित है कोदंड मंडन, ठीक है ना, आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। नाथा जो था यह मंडन का भाई था, इसने वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना की। गोविंद ये मंडन का पुत्र था। किसका पुत्र है? मंडन का पुत्र। इसकी प्रमुख रचनाएं थी उद्धार, धोरणी, द्वार दीपिका और कलानिधि। अन्य विद्वान और कौन कौन से रहते थे ध्यान रखना। एक रहता था मुनि सुंदर सूरी, एक टिल्ला भट्ट, जयशेखर, भुवन कीर्ति, सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव इत्यादि। इसमें ध्यान रखना मंडन, नाथा, गोविंद और नापा, ये चार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर कई बार प्रश्न आए हैं और इस पे बहुत बार कई बार प्रश्न आ चुका है कि कोदंड मंडन जो है, जो मंडन द्वारा लिखा गया है, किससे संबंधित है? तो ये धनुर्विद्या से संबंधित है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। मैं आपको कई बार कहता हूं कि हर चीज को नोट कीजिए। आलस्य हीणाम मनुष्याणाम महान रिपु आसीत। आप आलस्य कर लेते हो कि बाद में कर लेंगे, तो वो आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक आप एक एक चीज को नोट डाउन नहीं करोगे तब तक ये कोई भी चीज आपके समझ में आने वाली नहीं है। तो हर चीज को नोट डाउन कीजिए। कुंभा की रचनाएं देखो। संगीत राज, इसके 5 भाग है। कुंभा ने खुद ने रचनाएं की है। संगीत राज, इसके 5 भाग है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर की टीका, ठीक है। ध्यान रखना, संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है खुद वह 13वीं शताब्दी के अंदर सारंग देव द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और ये भारत का संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। भारत के अलावा कर्नाटक में भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। किसका ग्रंथ है? सारंग देव का। कब लिखा गया है? 13वीं शताब्दी में। कौन सा? संगीत रत्नाकर। इसके ऊपर टीका लिखी है। किसने लिखी है? कुंभा ने। नाम क्या है? संगीत रत्नाकर की टीका। एक चंडी शतक की टीका, ये बाण भट्ट द्वारा लिखा गया चंडी शतक, उसके ऊपर टीका लिखी है किसने? कुंभा ने।
एक गीत गोविंद की टीका, ये ध्यान रखना 12वीं शताब्दी के अंदर जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, उसके ऊपर टीका लिखी है किसने? कुंभा ने लिखी है। ठीक है ना। गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा है 12वीं शताब्दी के अंदर, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में और वृंदावन की गोपियों के बीच जो संबंध था, जो प्रेम संबंध था, उसके बारे में किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। उसके ऊपर टीका किसने लिखी है? वो टीका लिखी है गीत गोविंद की टीका कुंभा ने। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं कुंभा की अगली स्लाइड में। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हर छोटी छोटी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि सर आप लिखते क्यों नहीं हो? तो भाई साहब, ये सारी की सारी चीजें मेरे खुद के द्वारा ही बनाई गई है। इन चीजों को बड़ी एनालिसिस करके बनाया है। 12वीं पास लोग जो जितने भी है, जो अभी भी 12वीं पास हुए हैं, उनके लिए थोड़ी लंबी लाइनें लिखनी पड़ती है। इन शॉर्ट अगर उनको मैं समझाऊंगा तो वो इतना शॉर्ट समझ नहीं पाएंगे। मैं लिख दूंगा कुंभा, फिर नीचे लिख दूंगा इसकी ये उपाधियां करके डायरेक्ट लिख दूंगा, तो वो लिख दूंगा तो वो उसको उनके समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, फटाफट लीजिए। चलते हैं कुंभा की अगली स्लाइड में। कुंभा के टाइम में कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के बारे में भी अपन उन पे भी गौर करते हैं। देखो, एक हुआ है सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर कुंभा और मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच में। इसमें मोहम्मद खिलजी जो है वो बड़ी सेना लेकर आता है और कुंभा के साथ युद्ध करता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है। उस युद्ध के अंदर मोहम्मद खिलजी प्रथम जो है वो पराजित हो जाता है। जब मोहम्मद खिलजी प्रथम पराजित हो जाता है, कुंभा उसको बंदी बनाकर रखता है 6 माह तक अपनी कैद के अंदर। परंतु राजपूत था और कोई अगर माफी मांग लेता था तो उनको छोड़ दिया जाता था। राजपूतों की एक परंपरा है, अगर कोई माफी मांग लेता था तो छोड़ दिया जाता था। जैसे ये किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था। ठीक है ना, और माफी मांगने पर छोड़ दिया था। तो इसने भी क्या किया है? कुंभा ने मोहम्मद खिलजी प्रथम को 6 माह तक कैद में रखा और बाद में माफी मांगने पर रिहा कर दिया। इसकी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना कवि अत्रि द्वारा तथा बाद में महेश द्वारा पूरी की गई थी। ध्यान रखना, 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। किससे? राव जोधा से। राव जोधा से क्या छीन लिया? मंडोर छीन लिया। किसने छीन लिया? कुंभा ने 1453 के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, किससे छीना यहां लिख देता हूं, राव जोधा से। रणमल का पुत्र था। ठीक है, जब रणमल को मारा था तब इसका भी पीछा किया था, तो लोगों ने कहा भी था कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। कि जोधा भाग, जितना भागना है भाग, कुंभा आ रहा है पीछे, तेरा रणमल तो मारा गया है। रणमल को भी बहुत मुश्किल से मारा था, बड़ा डाकी टाइप का आदमी था। उसको चारपाई पे बांध के फिर मारा गया था। ठीक है ना, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। एक ध्यान रखना, इनके समय में राजनीतिक घटना होती है आवड़ बावड़ की संधि 1453 के अंदर। जोधा और कुंभा के बीच में होती है सोजत पाली के अंदर। ठीक है ना, वहां पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है और उस सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा मान ली जाती है। इस संधि को किसने करवाया था? हंसाबाई ने करवाया था। ठीक है ना, इस संधि के द्वारा दोनों राज्यों में वैवाहिक संबंध रायमल श्रृंगार देवी भी स्थापित होता है। रायमल का विवाह होता है श्रृंगार देवी के साथ। रायमल कौन है? कुंभा का पुत्र। ठीक है, नागौर पर अधिकार। कुंभा बड़ा प्रतापी शासक था, उसके नाम से लोग डरते थे, पड़ोसी देशों के शासक डरते थे। नागौर पर आक्रमण करता है और नागौर के शासक शम्स खां को पराजित करता है। चंपानेर की संधि, यहां ध्यान रखना, दो राज्यों की सेना मिलकर भी कुंभा को हरा नहीं पाती है। ध्यान रखना कि मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम वापिस, ठीक है ना, और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य, इन दोनों के मध्य हुई थी किसकी? चंपारण की संधि कुंभा के विरुद्ध। लेकिन दोनों मिलकर भी राणा कुंभा को पराजित नहीं कर सके थे। एक ध्यान रखना, सिरोही के शासक सहसमल के समय सिरोही पर आक्रमण करके इसने कुंभा ने आबू पर भी अधिकार कर लिया था। कुंभा का अंतिम समय में इसको उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। कुंभा के पुत्र उदयकरण यानी उदा ने ही मामादेव कुंड कटारगढ़ के पास 1468 में कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? कुंभा की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं कुंभा के अगली जानकारी के बारे में। ये राजनीतिक घटनाएं हैं। ये राजनीतिक घटनाओं में ध्यान रखना, एक आवड़ बावड़ की संधि, ये
कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक नागौर पर अधिकार, एक चंपानेर की संधि। ये 3 प्रश्न कई बार पूछा गया है। और कुंभा की मृत्यु कहां हुई थी? तो ध्यान रखना, जहां कुंभा खुद रहता था, कटारगढ़। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं आगे। देखो, राणा कुंभा स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था एवं विद्यानुरागी था। कान्हा व्यास द्वारा, कान्हा व्यास ने एक लिखा है, एकलिंग महात्मनि के अनुसार कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता था। कुंभा की मृत्यु के बाद उदा मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? उदा। दांडीपुर का युद्ध हुआ उदा के समय में। उदा का भाई था कौन? रायमल। इनके मध्य हुआ, जिसमें उदा पराजित हुआ और उदा वहां से भाग जाता है। ठीक है ना, उदा पराजित होता है, उदा वहां से भाग जाता है मालवा की ओर, और बाद में मालवा में ही उसकी क्या हो जाती है? उदा की मृत्यु। और शासक कौन बनता है? रायमल बनता है। ठीक है, अब अगला शासक कौन आएगा? रायमल आएगा। तो रायमल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो देख लेते हैं। अरे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं आगे की जानकारी। देखो, रायमल शासनकाल क्या है इसका? 1468 से 1509 तक। इसके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। ये भी प्रतापी शासक हुआ है, ध्यान रखना। पहले स्टार्टिंग के अंदर सांगा जो है वो उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ इनके बीच में, पृथ्वीराज और जयमल और सांगा के बीच में, उसमें जो सांगा जो है वो वहां देश छोड़ देता है और बाद में शासक सांगा ही बनता है। ठीक है ना। एक कहानी भी प्रचलित है कि एक बार तीनों मिलकर काली माता के मंदिर जाते हैं और पृथ्वीराज थोड़ा अकड़ में था, तो पृथ्वीराज ऊपर बैठ जाता है और जयमल भी बैठ जाता है उसके साइड में जाकर। सांगा आके नीचे बैठता है, जहां लगी हुई होती है, वो दरी लगी हुई होती है, दरी पे जाके बैठता है। तब पूछते हैं, वहां एक सेविका होती है माता जी की, तो उनको पूछते हैं कि तीनों में से शासक कौन बनेगा? तो वो सेविका बताती है, नीचे जो बैठा है वो शासक बनेगा, जो देवी के आगे आगे आकर सिंहासन पे बैठ गया वो शासक नहीं बनेगा। और इसके कारण पृथ्वीराज को गुस्सा आता है और पृथ्वीराज तलवार चलाता है, जिसमें सांगा की एक आंख जख्मी हो जाती है। तो ये कहानी भी है। पृथ्वीराज के बारे में भी काफी, इसको ये बड़ा, वैसे देखा जाए ना तो पृथ्वीराज भी बड़ा प्रतापी शासक था। अगर इसका जो बहनोई था वो अगर इसको जहर देके नहीं मारता तो शायद मेवाड़ का इतिहास और भी और कुछ होता। ठीक है ना। इसको उड़ना राजकुमार के बारे में जाना जाता है। क्यों कहते थे उड़ना राजकुमार? की जब ये युद्ध करता था तो पता नहीं चलता था कि ये अभी यहाँ युद्ध कर रहा है, थोड़ी देर बाद में आगे मोर्चे पे चला जाएगा, थोड़ी देर बाद में अगली सेना के बीच में चला जाएगा। तो इसके युद्ध के बारे में पता नहीं चलता था, दिखता नहीं था, इतना फास्ट घुड़सवार था। रायमल की एक बेटी थी आनंदाबाई। इसका विवाह जो है वो सिरोही के जगमाल के साथ हुआ था। पृथ्वीराज का विवाह टोडा राव यानी सुल्तान की पुत्री तारा के साथ हुआ है। पृथ्वीराज ने तारा देवी के नाम पर अजमेर किले का नाम क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया था। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हत्या इसके बहनोई जगमाल ने जहर देकर की थी, विष पिलाकर की थी। जगमाल के दुर्व्यवहार के कारण राव सुल्तान ने उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। उत्तराधिकार संघर्ष में पराजित सांगा अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ शरण ले लेता है। अब देखो, महाराणा रायमल जो है खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राम और शंकर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाते हैं। चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि घोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी। ये श्रृंगार देवी किसकी पत्नी थी? रायमल की। रायमल किसका पुत्र था? कुंभा का। रायमल के 3 पुत्र थे, कौन थे? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के अंदर रूप में जाना जाता है और सांगा बाद में जो अगला शासक बनता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं मुख्य पेज पर। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर छोटी जानकारी हर एक मैं चाहता हूं हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा है? मेवाड़ इतिहास के अंदर मेवाड़ के गुहिल वंश को पढ़ा है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख शासक राणा कुंभा और महाराणा रायमल के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इनके बारे में कोई प्रश्न मेरे से पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, साथ देते रहिए। धन्यवाद।